सबसे पहले चूँकि जिस जगह मैं बैठा हूँ मनुष्य होने के नाते सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी ये है कि इसी दिल्ली में जहाँ बैठ कर के मैं आपसे बातचीत करने के लिए जुड़ा हूँ, यहाँ से चंद किलोमीटर के दूरी पर बमुश्किल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर किसानों का जमघट है, किसानों का आंदोलन है, वो चल रहा है। और इस सर्द रात में जब हम यहाँ बैठे हैं, उसी वक्त किसान दिल्ली की उस भयानक सर्दी, उस सर्दी की रात में भी वो वहाँ पर लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इस समय दिल्ली का जो तापमान है, जब मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ आपके बीच में, तो ये रात में 10 डिग्री से भी कम चला जा रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब एक डेडलॉक की सिचुएशन बन चुकी है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसमें सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है, किसान अपनी मांग पर, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये साख का प्रश्न बन चुका है। वर्तमान केंद्र सरकार शायद इस अर्थ में इसे ले रही, 2 वजह मुझे लगती हैं। एक तो ये कि जिनको फायदा दिलाने के लिए यह कानून बनाया गया, वे उन लोगों का दबाव कि उनको मुनाफा कमाया जाए, और उनको पता था कि इस 3 किसान बिलों के बनने की प्रक्रिया में विरोध बहुत मुखर होंगे, इसलिए आपदा को अवसर में तब्दील किया गया और कोविड के वक्त में ये तीनों बिल इंट्रोड्यूस की गई। तो एक वजह तो ये है कि चूंकि जिनको फायदा दिलाना है उनका दबाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो बारी बारी एक एक चीजें भेज रहे हैं, वो बेच रहे हैं उनको। और दूसरा ये कि वो अपने साख का सवाल इसे बना लेते हैं कि नहीं, हम जब कह दिए कि तीनों किसान बिल गंगा जल की तरह पवित्र हैं, बस किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनके कितने फायदे के हैं, हम इसे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बोला था ना, शाहीन बाग वाले आंदोलन में भी बोला था, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब तो ये कोविड आ गया, वो आंदोलन इसी सर्दियों का 1 साल पूरा हो रहा है। और शाहीन बाग, और एक जगह शाहीन बाग दिल्ली में जो बना था, उससे देश भर में न जाने कितने शाहीन बाग बने। उस आंदोलन को भी बदनाम किया गया और आज उन आंदोलनकारियों में से तमाम लोग जेल में हैं। उन्हीं के ऊपर दिल्ली के दंगे का आरोप लग के उनको जेल में डाल दिया गया। उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे, तो मुसलमान को बड़ी आसानी से देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी क्या क्या कह करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, और कोई जन आंदोलन उसके लिए बहुत खड़ा भी नहीं हो पाता है। पहचानों पर इस तरह हमले किए जाते हैं। तो मुसलमान होना एक पहचान है, किस तरह से उसको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। आज साल भर बाद इसी दिल्ली में जब मैं यहाँ बैठा हूं, तो उस आंदोलन में भी हम लोग साथ थे, और आज इस किसान आंदोलन में भी लगातार उन जगहों पर जाते हैं हिम्मत जुटाने। लड़ तो वो रहे हैं, हम लोग तो अपनी सहूलियतों के बीच में, देखिए, एक अच्छे कमरे में बैठ करके मैं सोशल मीडिया पर आपसे बात कर रहा हूं। ये तो एक बहुत प्रिविलेज वाली बात है ना। लड़ तो वो रहे हैं जो इस 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर जब रात में हो जा रहा है, तो वो दिल्ली के चारों कोने पर, उम्र के उस पड़ाव पर अपनी खेती बाड़ी का काम छोड़ करके वो बैठे हुए हैं। तो 1 साल के अंतराल पर ये 2 आंदोलन, और इन दोनों आंदोलनों को किस तरह से देखना चाहिए, ये एक मुख्तलिफ विषय हो सकता है। तो सबसे पहले उस आंदोलन कर रहे लोगों को सैल्यूट कि उनकी इस पहचान, जो कि किसान पहचान थी, जिस पर हमला इतना आसान नहीं था, लेकिन उनकी क्षेत्रीयता के आधार पर भी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उनको बरगलाया हुआ, अनपढ़, गंवार, जाने क्या क्या कहा गया। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग इसमें शामिल हो गए हैं, ऐसे ऐसे संगठनों का नाम लिया जा रहा है, वामपंथी शामिल हो गए हैं,
गोया वामपंथी होना आरएसएस से भी बुरी चीज है, ऐसे कुछ कहा जाता है। बजरंग दल से भी बुरा है वामपंथी होना। इतने तरह के हमलों को झेल रहे हैं किसान और लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको सैल्यूट करते हैं और हम खुले मन से इस पूरे किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश के बाकी कोनों में यह आंदोलन नहीं हो पा रहा है। उसकी अपनी वजह है, थोड़ी बहुत गुंजाइश रहेगी उस वजहों पे बात करने की। अब आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं, और इस फोरम ने एक विषय दिया, आयोजकों ने मुझसे बात की कि हमें इसमें बहुजन नजरिए से इस पूरे आंदोलन का विश्लेषण करना चाहिए, और मैं इससे सहमत हूं। दरअसल भारत जैसे देश में जिसकी आंतरिक बनावट ऐसी है, सामाजिक बनावट, सांस्कृतिक बनावट, आर्थिक बनावट, ये तीनों को एक साथ शामिल करिए तो यह पूरी तरह से विभाजित है। इसकी कोई भी पहचान ऐसी नहीं है जिस पहचान को आप यूनानिमसली माने कि ये एक पहचान है। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं के साथ गैर बराबरी हुई और भारत में भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मैं यहां कहूंगा आपसे कि नहीं, ठहरिए। भारतीय संदर्भों में एक महिला की पहचान के आधार पर, उसकी महिला पहचान के नाते उस पर अत्याचार, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी साफ दिखती है, और वह है। लेकिन उस गैर बराबरी के क्या जातिगत पैमाने नहीं है? जातिगत आधार पर एक महिला, एक अपर कास्ट महिला, एक दलित महिला, एक ताकतवर घर की महिला और एक गरीब घर की महिला, इन दोनों में फर्क नहीं होगा, गहरा फर्क होगा। यानी जो पहचान है वो भले दुनिया भर में एक अलग तरह से एक रेखांकित, एक खांचे में देखी जाए, लेकिन पहचानों के भीतर जातिगत पैमाने, लैंगिक पैमाने और आर्थिक पैमाने तीनों आते हैं। तो किसान भी अपने आप में एक मुकम्मल पहचान नहीं है। किसान एक पहचान है, लेकिन उस किसानी के भीतर बहुत बारीक अंतर है, और उस अंतर को हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जो प्रिविलेज हमें मिला है, हम अच्छे कपड़े पहन करके एक अच्छे से रहने लायक घर में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो ये प्रिविलेज हमें है। देश के पता नहीं कितनी आबादी को ये प्रिविलेज मिला होगा, तो क्यों ना इस प्रिविलेज का इस्तेमाल इस रूप में किया जाए कि इस आंदोलन की भी थोड़ी पड़ताल की जाए। और वह पड़ताल इस रूप में आज हम लोग करने बैठे हैं कि बहुजन नजरिया, और जब मैं बहुजन कर रहा हूं तो बिल्कुल स्पष्ट शुरुआत में ही मैं फिर से इससे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन का अर्थ इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला, इन पांचों पहचानों को मिला लीजिए, और उन पहचानों की जातिगत, आर्थिक और लैंगिक भेदभाव, ये पहचान और ये भेदभाव के पैमाने, और इनके आधार पर जब आप देखेंगे तो आप ये साफ पाएंगे कि इस देश में हर तरह की गैर बराबरी की वजह ये है, जातिगत, लैंगिक और आर्थिक। तो क्या हम इस आधार पर किसान आंदोलन का विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं? ये एक आज का विषय है, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अगर आपका भी कुछ नजरिया है तो आप अपने नजरियों को साझा करिए, मैं उसे भी शामिल करूंगा। मैं इस बातचीत को जब करने के लिए सोच रहा हूं तो मैं दो पक्ष देखता हूं। पहला पक्ष ये कि उन बहुजन नायक नायिकाओं का, जिन्हें राष्ट्र निर्माता नायक नायिका मैं कहता हूं, मैं उन्हें बहुजन नायक नायिका कहने से बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुजन नायक नायिका या बहुजन विचारक या बहुजन चिंतक जैसा कोई टर्म नहीं होता। एक ब्राह्मण मनुष्यता का विद्वान हो सकता है, धरती का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन एक बहुजन चिंतक ही रह जाता है। वो दलित चिंतक, ओबीसी चिंतक, महिला चिंतक, ये नहीं कि दलित के चीजों में उसके तमाम पैमाने नहीं आते।
मुश्ताक अंसारी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक ने पसमानदा के, बिल्कुल ठीक बात है। अल्पसंख्यक में कुछ और धर्म भी शामिल हो जाते हैं। बाकी मैं तो इस बात पे एकदम सहमत हूं कि पसमानदा बहुजन वैचारिकी के भीतर सबसे मुखर आवाज है। तो वो बहुजन चिंतक कहने की बजाय हम उन्हें राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र के निर्माण में विचारक, चिंतक, दार्शनिक मानते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना बहुत संक्षेप में ये जान लें कि कौन से विचारकों ने क्या कहा था किसानी के सवाल पर। ये पहला हिस्सा रहेगा। और दूसरा हिस्सा ये रहेगा कि आज वो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको साथ हम उसके साथ खड़े हैं। जिस दौर में लव जिहाद और ट्रिपल तलाक और उसके बाद कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म, मंदिर मस्जिद ये मुद्दे हों, उस दौर में इससे अच्छी खूबसूरत बात क्या होगी कि किसानी एक मुद्दा बन गई हो बहस का। उनकी आत्महत्या जब उनके लिए देश के लिए कोई खबर नहीं बनी तो उन्होंने अपनी ताकत जुटाई और लड़ रहे हैं। उनमें उन्हें हमेशा सैल्यूट रहेगा कि वो असल मुद्दा है, बात होनी चाहिए। दूसरे मुद्दे में लेकिन बात करेंगे कि किसानी के कितने भीतरी शेड्स हैं। क्या एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक गांव की महिला, उनके लिए किसानी के क्या सवाल हैं? उनकी जगहों पर खड़े होकर के जब हम उनके हित अहित की बात सोचेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे वो सवाल कहां खड़े हैं। आज मैं 4-5 लोगों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले पहला हिस्सा जो है जिसमें मैं बहुजन विचारकों पर, राष्ट्र निर्माता बहुजन विचारकों पर संदर्भ लेना चाहता हूं। पहला संदर्भ बिरसा मुंडा का, प्रतीकात्मक रूप से ले रहा हूं, बातें बहुत लंबी है, संकेत रूप में मैं कुछ नाम। बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। तीसरा जिक्र होगा पेरियार का, चौथा जिक्र डॉक्टर अंबेडकर का और पांचवा जिक्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। और भी बहुत लोग हैं जिन पर बातें हो सकती हैं और होनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में इन 5 लोगों का जिक्र करूंगा कि इनके नजरिए क्या थे और बहुत जल्दी फिर आज के हालात पर आऊंगा। 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था अंग्रेजों का और उस समय आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और अंग्रेज सरकार व्यवस्था थोपने लगी थी और जमींदारी व्यवस्था लागू करके आदिवासियों के गांव जहां वो सामूहिक खेती करते थे उन गांवों को जमींदारों और उनके जो मीडियोकर्स हैं, दलाल थे, उनमें बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और इसके विरोध में बिरसा मुंडा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बिरसा मुंडा लंबे वक्त से आदिवासियों के बीच काम करते चले आ रहे थे और उस जमाने में एक बड़ा आंदोलन था और 6 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ वहां पर एक आंदोलन खड़ा किया। तो मेरा पहला प्रस्ताव यह रहेगा कि बिरसा मुंडा यानी जल जंगल जमीन का वो हिस्सेदारी का सवाल कि जमीन किसकी हो, जमीन किसकी होनी चाहिए, जमीन पर राजस्व, जमीन पर फसल का दाम, मालिकाना हक, इसके सवालों को अगर हम आज भी एड्रेस करते हैं तो हमें आदिवासी सवालों, आदिवासी संघर्षों को सबसे पहले याद करना होगा। और उसमें बिरसा मुंडा और बाद में जयपाल सिंह मुंडा एक बड़ा नाम आते हैं, और भी लोग हैं। और जयपाल सिंह मुंडा ने किस तरह से कहा कि हम वो लोग हैं जिनके पुरखों ने इस धरती को रहने लायक बनाया, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं और हमें फिर मैदानी इलाकों में कैसे बिखेर दिया गया और आज हम अपने हकूक के लिए तरस रहे हैं। हमसे आपको लोकतंत्र सीखना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा का बहुत शानदार कोटेशन है। तो बिरसा मुंडा का वो पूरा संघर्ष 1895 से लेकर के तकरीबन 1900 तक का वो संघर्ष इस बात का था कि जमीन पर मालिकाना हक किसका हो, जमीन से जो कर वसूल कर रहे राजस्व की नई व्यवस्था है उसके खिलाफ खड़ा होना, जमींदारी प्रथा के खिलाफ खड़ा होना। अब कई बातें आएंगी, बहुत संक्षेप में जो मैं बातें करूंगा तो कई बार फूले का जिक्र जब आगे आएगा, पेरियार का जिक्र आएगा, अम्बेडकर और लोहिया का जिक्र आएगा, तो वहां जमींदारी जैसा प्रसंग जो है मैं उसे इसलिए अपनी बातचीत में शामिल कर रहा हूं क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो हो गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो हो गया,
लेकिन अब नए जमींदारों को इन 3 कृषि कानूनों में से एक कृषि कानून जिसमें कारपोरेट खेती के भी प्रावधान को छूट दे दी गई है, उनसे आपको इस जमींदारी प्रथा की चीजों को जोड़ के देखना चाहिए। तो जिसके लिए बिरसा मुंडा लड़े, जिसके लिए पेरियार बार बार जमींदारी प्रथा के खिलाफ लिख रहे हैं, ज्योतिबा फुले किसान का कोड़ा लिख रहे हैं, लोहिया अपने आजादी के पहले के दौर में जितने किसान आंदोलनों में शामिल रहे हैं, लोहिया लगातार इसके चौखंबा व्यवस्था की बात जब करते हैं तो कैसे वो कहते हैं कि जो जोतेगा जमीन उसकी होगी। आ रहे हैं इस पे, तो जमींदारी प्रथा वाली बात पर जोर देना चाहिए, क्योंकि आज अब एक नए जमींदार इस पूरी खेती की व्यवस्था में लाए जा रहे हैं, जिनके लिए इन 3 कृषि कानूनों में से एक कृषि कानून कारपोरेट फार्मिंग, कारपोरेट खेती के प्रावधान को लेकर आया है। तो ये बिरसा मुंडा का जिक्र हुआ। ज्योतिबा फूले का जिक्र बहुत अहम बन जाता है, क्योंकि ज्योतिबा फूले को, अब देखिए ना, देश की विडंबना क्या है, ज्योतिबा फूले को आप याद किसके लिए करते हैं? आप अपने टेस्ट करिए ना, आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों से बात करिए, अपने टीचर से सवाल पूछिए, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से सवाल पूछिए, वो अपने संघर्षों में कब ज्योतिबा फूले को याद करता है? जब जाति पर बात करनी होती है। कब वो अंबेडकर पर बात करता है? जब जाति पर बात करती है। लोहिया तक को जातिवादी बना दिया। बिरसा पर तो बात तब होगी जब केवल आदिवासी की बात होगी। क्या किसानों के सवालों पर बात करते हुए किसान का कोड़ा जो 1872 में लिखा था ज्योतिबा फूले ने, क्या उसका जिक्र बिल्कुल नहीं हो सकता? क्या वो बिल्कुल इर्रिलेवेंट टेक्स्ट है? इस पे पढ़ना चाहिए। वक्त कम है, मैं संकेत कर रहा हूं, आप इसमें विस्तार से पढ़िए किसान का कोड़ा क्या कहते हैं। और उस समय का प्रसंग यह था कि 1875 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तकरीबन वही दौर था जब उस समय 77-78 में एक बड़ा अकाल पड़ा था महाराष्ट्र के इलाके में, और उस अकाल के चलते वहां बहुत फसल चौपट हो गई थी, किसानी चौपट हो गई थी। उसके बावजूद वहां अप्रत्याशित रूप से कर वसूला जा रहा था, और नई जमींदारी व्यवस्था जो बनाई गई थी, जमींदारी व्यवस्था का जो रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई गई थी, उसके आधार पर उस अकाल के बावजूद टैक्स वसूला जा रहा था किसानों से। और उस समय ज्योतिबा फूले 1877-78 में किसानों के इलाके में घूम घूम करके, उस समय उसका एक हिस्सा जो बना था वो पट्टेदारों का था। तो पट्टेदार यानी जिसको पट्टा मिला, जो खेती करता है, आसान भाषा में उसको इस तरह समझिए कि जो खेती करता है, उससे अकाल में फसल चौपट हो गई, उसके बावजूद उसके टैक्स वसूला जा रहा था। तो एक लंबा संघर्ष ज्योतिबा फूले का किसानों को लेकर है, और उस पर फिर किसान का कोड़ा लिखते हैं। और किसान का कोड़ा 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण, विस्तृत रूप से 4 खंडों में बांटकर वो लिखा जा रहा है। और वहां वो विस्तार में ज्योतिबा फूले जो बात कहते हैं, वही बात कुछ पेरियार के यहां पे मिलती है, इसलिए दोनों को जोड़कर मैं कुछ बातें कहूंगा। किसान के ऊपर जो कोड़े पड़ते हैं, किसान के ऊपर कोड़े किस चीज के हैं, तो ज्योतिबा फूले जो बात कहते हैं उसे पेरियार और विस्तार में ले जाते हैं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि हमारे यहां गांवों की जो व्यवस्था है ना, जो खेती किसानी है, वो कई तरह की परतों के भीतर शोषण का शिकार है। और वो परतें कौन सी हैं? पहली परत जो इन दोनों विचारकों के यहां साझा तौर पर मिलती है, और फिर अंबेडकर में भी उसका एक नए रूप में विस्तार होता है, गांव। और गांव किस चीज का प्रतीक है, और वहां से शाखाएं निकलती हैं। देखिए दर्शन कैसे विकसित होता है। गांव अभावों का प्रतीक है, वंचना का प्रतीक है, जिसको बाद में यही अंतर है गांधी के ग्राम स्वराज वाली पूरी अवधारणा से। गांधी गांव को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनके पहले पेरियार, और पेरियार से भी पहले ज्योतिबा फूले बहुत बारीकी से गांव के पूरे समाजशास्त्र, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव की बनावट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि गांव वंचना की शिकार इकाई है। तो गांव के आधार पर उन्होंने सवाल क्या क्या उठाए? शिक्षा नहीं है। किसान का कोड़ा की शुरुआत में वही वाक्य है जो शायद आपने सुना होगा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया। मैं अगर गलत कोट कर रहा हूं तो आप उसे ठीक से पढ़ लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोटेशन आपको याद होगा कि एक अविद्या ने कितने तरह के अभाव पैदा किए।
और तब वो कहते हैं कि किसानों को अशिक्षित रखना एक गहरी साजिश है। और यही बात पेरियार 31 अक्टूबर 1944 को ग्राम्य अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल इरोड में, दक्षिण के एक जगह है इरोड, वहां किसान और ग्रामीण विकास के संबंध में अपने एक वार्षिकोत्सव में भाषण देते हुए यही बात पेरियार कह रहे हैं। और पेरियार भी उसके पूरे ढांचे को इलोबरेट करते हैं कि किसानी क्यों चौपट होती जा रही है। और उनमें भी पेरियार और फूले एक जगह पर कॉमन है, और वो जगह यह है कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास, महिलाओं के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। अब आज के इस आंदोलन से देखिए, जमीन पर लैंड का जो ओनरशिप है, जिसके पास ज्यादा है वो किस तबके के लोग हैं। इस देश में आज भी 1% से भी कम जमीनें दलित तबके के पास हैं, और उनमें भी जब रेशियो निकालते हैं तो एवरेज रेशियो है। अगर आप बाइफर्गेशन करेंगे तो अति पिछड़ी तमाम जातियां, महादलित जातियां, उनके पास जमीनें नहीं है, मालिकाना हक जमीनों का नहीं है। इसलिए उनके पास न एपीएमसी को बचाने का सवाल है, न एमएसपी को पर खरीद बिक्री का सवाल चिंताजनक है, या कारपोरेट फार्मिंग का। भाई वो उनके पास तो इतनी बर्बादी हो गई जिसकी चिंता ज्योतिबा फूले किसान का कोड़ा में कर रहे थे, जिसकी चिंता पेरियार अपने भाषणों में कर रहे थे, और जिसकी चिंता 3 किताबों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर उस जमाने में कर रहे थे। तो ये दोनों किस जगह पे खड़े कि अशिक्षित रखना, किसानों को अशिक्षित रखना एक गहरी साजिश का परिणाम है। और फूले और पेरियार में बहुत संक्षेप में उस बात को अब आगे बढ़ा दे रहा हूं। इन लोगों ने क्या कहा कि अशिक्षा के चलते किसानी पर परंपरागत खेती का बोझ है, सिंचाई के नए उपकरण, अनाज के नए चीजों का, ये सारी चीजों का जो सवाल उठाया था वो उस जमाने में बहुत अहम सवाल थे। लेकिन अब चलिए, नया भारत आजाद हुआ, नए तकनीकी और विज्ञान तकनीक का विकास हुआ, तमाम तरह से कृषि के उपकरण आ गए। लेकिन वो जो शिक्षा वाला सवाल था वो आज भी अहम बना हुआ है, क्योंकि इस देश में किसानों के कितने बच्चों को शिक्षा मिल पाई है। और ताकि ये जो दावा कर रही है सरकार कि 3 कृषि कानूनों से हम ओपन मार्केट, इन 3 कृषि कानूनों में से एक कानून है ना, एक तो कॉर्पोरेट खेती वाला है, यानी आपके खेती का मालिकाना हक कितने दिन से सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, किसानों की बिल किस चीज को लेकर के आई है, वो बिल ये कहती है कि हम कारपोरेट खेती के साथ साथ कारपोरेट मंडियां खड़ी करेंगे, नई नई मंडियां, नई जगहों पे विकल्प देंगे, पूरे देश में किसान अपनी चीजों को बेच सकता है। और तीसरा कानून जो उनका है, मतलब एक कानून है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून, वहां एमएसपी का कोई जिक्र नहीं होगा। दूसरा कानून है कि कारपोरेट खेती का, और तीसरा कानून है भंडारण का, एसेंशियल गुड्स जो है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसको भी बदल दिया गया है। यानी आप जरूरी वस्तुएं जो जिसका भंडारण करना गुनाह माना जाता है, अब गुनाह नहीं माना जाएगा, आप खूब भंडारण करिए। कालाबाजारी, जमाखोरी, 3 कानून है। आसान भाषा में यही कहा जा रहा है। सरकारी मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो, एक कानून हो गया। दूसरा कानून हो गया कारपोरेट खेती का, यानी आपकी खेती तक का संकट है कि वो आपके हाथ में रहेगी कि नहीं। और तीसरा कानून है कालाबाजारी, जमाखोरी के ऊपर। इसको आप अलग ढंग से पढ़िए। तो जहां वो जमींदारी वाला सवाल है पेरियार और फूले के यहाँ, उसको आप छोड़ दीजिए, चलिए जमींदारी खत्म हो गई और नई नई तकनीक भी आ गई, तो उत्पादन की नई तकनीक आ गई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो तकनीकी आई और जिसका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो उस हरित क्रांति का भी लाभ किन जगहों को मिला, यह सवाल होना चाहिए। तो इस बिंदु को भी आप आज के व्याख्यान में जोड़ें कि हरित क्रांति का फायदा जिन किसानों को मिला वे ताकतवर हुए, उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास ट्रॉलियां हैं, उनके पास 6 महीने आंदोलन करने का राशन है, उनके पास एमएसपी की सुविधा है, उनके पास एपीएमसीज के भंडारण गृह हैं, उनके पास बड़ी बड़ी खेती का रकबा है। इसलिए वो आज अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे। इतना सा है ये किसान आंदोलन। जिन जगहों पर ये चीजें पहले ही खत्म कर दी गई या कभी थी ही नहीं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास तो जमीनें ही नहीं थी, तो ये वाला पॉइंट आपको समझना होगा। तो वो अपना बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस एंगल पर जब पेरियार को पढ़ेंगे, फूले को पढ़ेंगे और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे, वो सब एक सवाल उठाते हैं कि हमारे श्रम का मूल्य कहां है,
हम श्रमजीवी लोग हैं, हम कामगार लोग हैं, हमारे खून पसीने से अन्न उपजता है। तो ये टैक्स से लेकर 3 लेयर बताते हैं डॉक्टर अंबेडकर। मैं मर्ज करके तीनों को एक साथ बता रहा हूं। क्या क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? एक बहुत महत्वपूर्ण छोटे किसान राहत विधेयक पर बहस होती है बॉम्बे असेंबली में, जिस पर ये बहस 1928 में होती है बंबई विधानमंडल में, जिस पर अंबेडकर एक बात कहते हैं, वो आते हैं राष्ट्रीयकरण वाली बात, उस पे आते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज और स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये 2 जगहों पर डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र मिलेगा जहां वो किसानी के ऊपर बात करते हैं। पेरियार अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, 1944 में क्या कह रहे हैं? पेरियार ये कह रहे हैं कि यह जो 3 चीजें हैं, इन्होंने इस देश के वंचित बहुजनों के, यानी वंचित शोषित बहुजन, उनका शोषण किया और उनकी किसानी खेती को चौपट कर दिया है। क्या क्या? ब्राह्मणवाद, गांव के भीतर का ब्राह्मणवाद। दूसरा नौकरशाही, राजा नौकरशाही या जो वो तंत्र है। और तीसरा अशिक्षा से लेकर के 3 चीजें हैं, वो मैं ये 3 चीजें, पंडा पुरोहित, महाजनी सभ्यता, जमींदारी सभ्यता जिसे उस समय कह लीजिए, और नौकरशाही। पेरियार अपने इस पूरे प्रकरण को 1944 वाली चीजों को, ज्योतिबा फुले इन 3 चीजों को लिखते हैं, पेरियार उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और पेरियार बाकायदे इस बात को कहते हैं कि अशिक्षा होने की वजह से गांव के किसान इन सारी चीजों में शिकार हैं। और पेरियार कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के नाते जमीन का मालिकाना हक इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मिला ही नहीं। तो ये सवाल जो जमीन के मालिकाना हक का सवाल है, ये फूले के किसान का कोड़ा में है। 1944 के इरोड में जो भाषण है पेरियार का और उनके संकलन में संकलित है, वह सवाल यहां भी है, वही सवाल डॉक्टर अंबेडकर के यहां भी है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने बॉम्बे असेंबली के भाषण में, स्टेट एंड माइनॉरिटीज किताब के लेखों में, और जो तीसरा जो संदर्भ है छोटे किसान राहत विधेयक बिल वाला बहस और स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, इन तीनों में डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए सवाल उठाते हैं कि इस देश में कृषि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि लैंड होल्डिंग, लैंड ऑनरशिप का सवाल, भूमि का मालिकाना हक, आज भूमि का मालिकाना हक का सवाल क्यों नहीं है? मंडल कमीशन विस्तृत तौर पर शोध के जरिए यह सवाल उठाता है कि इस देश के अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 52%, सरकारी नौकरियों में इनकी नुमाइंदगी 12% से भी कम, वो भी ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 के लेवल पर, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 पर तो 4% से भी कम है 52% ओबीसी। और उनके बाद जमीनों की हिस्सेदारी 6 to 8%। तो ये लैंड की ऑनरशिप किसके पास है? और ओबीसी जातियों में भी 2 या 3 जातियां हैं जिनके पास जमीनें हुआ करती हैं, और बाकी ओबीसी की अति पिछड़ी जातियां, उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। तो यही सवाल किसान का कोड़ा में ज्योतिबा फूले उठा रहे हैं, यही सवाल पेरियार उठा रहे हैं, यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर उठा रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जिस प्रकार से बीमा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर साफ कहते हैं कि इस देश की खेती वाली हर जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसके बाद आवंटित किए जाने चाहिए, सामूहिक खेती हो और सबको सबकी जरूरत का सामान मिले। इससे बड़ा वामपंथ क्या है? यही तो कम्युनिज्म है, यही तो समाजवाद है। डॉक्टर अंबेडकर का यह जो दर्शन है किसानी को लेकर, यही वामपंथी दर्शन है और यही समाजवादी दर्शन है लोहिया का, सबकी जगह एक जगह। तो वो जो कॉर्पोरेट खेती है जो आज अंबानी और अडानी के हाथों में इन किसान कानूनों के जरिए दी जा रही है कि अब अंबानी और अडानी इस खेती के करवाएंगे और वो समझौता करेंगे कि आपकी फसल को कितने रेट में हम खरीदेंगे। तो बहुजन नजरिए से अगर आप इस पूरे किसानी के सवाल को देखेंगे तो लोहिया वाला प्रकरण भी इसमें बात करते हैं। और 1954 में संसद में
डॉक्टर अंबेडकर ने 1954 में डॉक्टर अंबेडकर ने यह सवाल संसद में उठाया था कि इस देश में न तो कोई जमींदार होना चाहिए और न कोई जमीन विहीन होना चाहिए, भूमिहीन होना चाहिए। और आज आपकी कृषि का पूरा ढांचा कैसा बन गया? इस देश का एक बहुत बड़ा तबका भूमिहीन हो चुका है, या बहुत छोटी जोत का टुकड़ा उसके पास जमीनों का है, इसलिए वो एमएसपी तक नहीं जा पाता है बेचने। इसीलिए इस देश में सरकारी मंडियां खत्म हो गई, आंदोलन नहीं हो पाया। जहां सरकारी मंडियां बची हैं, जहां एमएसपी पर खरीद होती है, जहां एपीएमसी बची हैं, वहां के लोग लड़ रहे हैं। उनके पास ट्रैक्टर, उनके पास 6 महीने का राशन है, तो वो अपनी वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल इसको ऐसे ले जाइए कि जहां जमीन का मालिकाना हक ही नहीं, इस देश के दलितों के पास 1% से भी कम जमीनें हैं, उनको एमएसपी से क्या मतलब? तो क्या ये 3 कानून उनको कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं? अति पिछड़ी जातियों को ये 3 कानून क्या कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं? सवाल ये भी उठ सकता है। तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या कारपोरेट खेती से भूमिहीनों का कोई फायदा होगा? क्या जमाखोरी अधिनियम में संशोधन से इन भूमिहीनों का कोई फायदा होगा? कि क्या मंडियों के तोड़ देने से, या पूरे देश में आप बेच रहे हैं, हमने पूरे देश में आपको बेचने के लिए ओपन मार्केट कर दी, तो भूमिहीन लोगों का इससे फायदा होगा क्या? यानी 3 कृषि कानूनों का इन 3 लोगों की खेती जो थोड़ी बहुत भी बची हुई है वो भी पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगी। अज्ञेय है, हिंदी के कवि हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय, अज्ञेय का एक छोटा सा सानेट है। सानेट एक रिसेंट टर्म है कविता के प्रारूप का। और सानेट क्या है पता है? तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। आज वही हो रहा है। आपके पास जमीनें नहीं हैं, ये इस पूरे किसान आंदोलन में, और ये हमेशा से रहा है। जब भी इस देश में किसान आंदोलन हुआ है, चाहे चौधरी चरण सिंह, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हो, या अब लाल झंडा, हरा झंडा, जितने भी तरह के आंदोलन हुए, लाल झंडा में कहीं कहीं ये सवाल बड़ी प्रमुखता से उठाया गया कि वामपंथी धड़ों ने, जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो लोहिया के समाजवादी परंपरा के लोग हैं, उन्होंने भूमिहीन खेती का मसला उठाया या छोटी जोत वाले किसानों के सवाल को उठाया। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो बड़ी जोत वाले किसान हैं, वह भी जब अपने वजूद पर हमला देख रहे हैं, तो छोटी जोत वाले तो बिल्कुल नस्तनाबूद हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस कृषि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज ये सवाल किसान आंदोलन में क्यों नहीं उठ रहा है, ये हमारा सवाल है। बड़े नरेशन तक अगर आप नहीं जाएंगे तो आप छोटी छोटी चीजें बचाते हैं। चलिए ठीक है, आप किसान आंदोलन में सीएनआरसी वाले जो दोषी हैं, जो जेल में बंद कर दिए गए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं समर्थन होना चाहिए। अगर आप केवल किसानी के लिए लड़ेंगे तो आज किसानी पर आपका साथ देने कोई छात्र, कोई नौजवान, कोई युवक, कोई मुसलमान क्यों आएगा, कोई दलित क्यों आएगा? क्योंकि हम सबको मिलकर लड़ना होगा, इसलिए हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। लेकिन किसानी पर अगर आप लड़ रहे हैं तो आप कम से कम इन चीजों के सवाल, जो बड़े सवाल हैं, लैंड की ओनरशिप का सवाल, यहां तक आना होगा। और तब बाबा साहब ने कहा था कृषि संबंधी उद्योग सरकार के अधीन होने चाहिए, मूल और आवश्यक उद्योग सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, और ये 3 कृषि कानून पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण को खत्म करके खेती और किसानी को निजी हाथों में सौंप रही है। ये है मामला। बीमा व्यवसाय पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, जो किसान को बीमा मिले। आज कहां कुछ है। अब तो बीमा की बजाय अंबानी और अडानी से आपको समझौता करना पड़ेगा उनकी मंडियों में। तब तक वो अपनी मंडी में रेट आपके बराबर देंगे जब तक बगल वाली एपीएमसी जो मंडी है, सरकारी मंडी है, वो बर्बाद ना हो जाए। जैसे सरकारी मंडी बर्बाद हो जाएगी वैसे प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाएगी। और इसके बड़े बड़े प्रसिद्ध सा उदाहरण है, मैंने पहले भी इसको लिखा है, आज भी इसको लिख रहा हूं और बोल रहा हूं आपके सामने, इसको भी याद रखिएगा। सरकारी स्कूलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं आया, बस बगल में प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू कर दिया गया था। अपने आप सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए। सरकारी अस्पतालों को आज भी बंद नहीं किया गया, कोई आदेश नहीं है सरकारी अस्पताल बंद होंगे। हर सरकारी अस्पतालों से धीरे धीरे सरकार ने अपने हाथ खींचे, प्राइवेट अस्पतालों को इसमें आने दिया। आज सरकारी अस्पतालों में जाने पर बीमारी मिलती है और प्राइवेट अस्पतालों में आप पूरा शरीर का प्रत्यारोपण करवा सकते हैं, पैसा होना चाहिए।
तो स्कूल, अस्पताल और जितने भी प्राइवेट फर्म हैं उनको इसी रास्ते इन जगहों पर लाया गया। डॉक्टर लोहिया यहां भी आते हैं, इस पूरे प्रकरण को उठाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर हम वाकई किसानों के मुद्दों के प्रति गंभीर हों तो स्मॉल होल्डिंग्स यानी छोटे रकबे को भी मुनाफे में तब्दील किया जाना चाहिए। आज पता है यूपी और बिहार में क्यों आंदोलन नहीं हो पा रहा, उड़ीसा में क्यों आंदोलन नहीं हो पा रहा, मध्य प्रदेश में उस तरह क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहां रकबा बहुत छोटा हो गया, इतनी छोटी जोत है कि किसी तरह वो कमा खा रहे हैं। और जहां जो थोड़े बहुत रकबे बचे हैं वहां एपीएमसी खत्म हो गए, एमएसपी खत्म हो गए। बिहार में 2006 में खत्म कर दी गई, कहा गया था कि बिहार में क्रांति हो जाएगी और बिहार के किसान जाकर के उसी पंजाब हरियाणा के खेतों में मजदूर बन के काम कर रहे हैं। तो ये एक विश्लेषण भी होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि स्मॉल होल्डिंग को भी एक मुनाफा के में तब्दील करना चाहिए, जिसके उनके मुताबिक सिर्फ कर्ज ही उपाय नहीं। कर्ज को लेकर के भी एक बात कहते थे कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था, जो लोहिया भी बड़ी शिद्दत से उठाते हैं, कि किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा दी जाए, ब्राह्मणवादी पूंजीवादी सामाजिक संरचना को तोड़ा जाए। यही बात फूले ने कही है, ज्योतिबा फूले ने, यही बात पेरियार ने कही है कि एक किसान ब्राह्मणवादी तंत्र का, पंडा पुरोहितों का शिकार होता है, अशिक्षा का शिकार होता है, जमींदारों का शिकार होता है। महाजनी सभ्यता के प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आपको महाजनी सभ्यता समझ में आएगी। और पूस की रात का हल्कू किस तरह से जद्दोजहद करता है कि वो किसान बना रहे किसी तरह, लेकिन अंततः वो हल्कू अपने खेत को गंवा देता है और किसान से मजदूर बन जाता है। तो पेरियार, फूले, अंबेडकर एक जगह खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और ये पंडा पुरोहितवाद, अशिक्षा, ये सारी चीजें किसान को कमजोर रखती हैं, जमीनों का टुकड़ा छोटा होना, और इस तरह से इस पूरे नरेशन को देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की अवधारणा को जब इलोबरेट किया तो चौथे खंभे के रूप में खेती, किसानी और मजदूरी, मजदूर, किसान और खेती, इन चारों को चौखंबा राज्य की अवधारणा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक अहम खंभा, मेन पिलर की तरह से मानते हैं। और डॉक्टर लोहिया लगातार ये सवाल उठाते हैं कि किसानी अगर मजबूत नहीं हुई, अगर हम अपने देश में किसानों को नहीं बचा पाए तो इसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, यानी लोकतांत्रिक ढांचा इस देश का चल नहीं पाएगा। डॉक्टर लोहिया इसलिए लगातार किसान आंदोलनों के साथ खड़े रहे। और डॉक्टर लोहिया 1944 में भी किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहे और दिल्ली से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर वहां का किसान आंदोलन चल रहा है और वहां से लेकर के दिल्ली की बात करते हैं। आजादी की बात, राज मौर्य हर बात में ब्राह्मणवाद घुसेड़ देता है। लादेन मौर्य जी, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट आया कि कम से कम सुन तो रहे आप हमें। ब्राह्मणवाद यही चीज होता है कि वो अपने लोगों के खिलाफ अपने लोगों को ही खड़ा कर देता है। मौर्य जी, मेरा नंबर मेरे फेसबुक वॉल पर है, फोन करिएगा, बात की जाएगी कैसे ब्राह्मणवाद हर जगह है। लादेन तक मत जाइए, अपने देश में ही रहा जाएगा, एक एक चीज समझा जाएगा। अच्छा लगता है ऐसे कमेंट आते हैं तो, यानी कि उनको भी चिंता है कि देखें ब्राह्मणवाद को फिर से ये नंगा न कर दे। हमारे जैसे लाखों लोग बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए थोड़ा भाषा का संयम वयम रखना सीखिए। यही बताया था फूले, पेरियार, अंबेडकर सबने कहा कि शिक्षा के बिना किस तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक शिक्षा अगर ढंग से मिली होती तो ये भाषा नहीं होती, थोड़ा सा पढ़ लेते। अरे ब्राह्मणवाद ने सब कुछ बर्बाद किया है, 1000 बार बोलूंगा ये बात, और इसका रेफरेंस है किसानी तक को चौपट करने के पीछे ब्राह्मणवाद का रेफरेंस है। लोहिया खुद सवर्ण तबके से आते थे, बावजूद उसके ब्राह्मणवाद के मुखालफत करते थे, इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोहिया ने कहा कि जब ये देश आजाद हो जाए तो इस देश की चुनी हुई सरकार को सबसे पहला काम इस देश की खेती किसानी को बचाने के लिए करना चाहिए और प्रभावी तरीके से इस देश में भूमि सुधार लागू किया जाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो फूले, पेरियार,
और अंबेडकर और लोहिया, ये चारों एक जगह खड़े हैं लैंड रिफॉर्म। जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होगा तब तक तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक बड़ा प्रसिद्ध सा नारा है। मौर्य जी अभी कमेंट मत करो यार, अभी सुन लो, कुछ काम की बात बता रहे हैं, सुन लो, फिर फोन करना, खूब बातें की जाएंगी दोस्त। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत प्रसिद्ध नारा दिया था 14 जून 1951 को। कागोडू से 10,000 किसानों के साथ हल बैल लेकर उन्होंने खेत की जुताई शुरू कर दी थी, और जो नए टैक्स रिफॉर्म आए थे किसानों के ऊपर, उन सारी चीजों की बात की थी। तो मानोगे नहीं राज मौर्य, फोन करना यार, बाकी तो ब्राह्मणवाद पे बात करेंगे, तुम बोलना हम सुनेंगे, हम तुमसे सवाल पूछेंगे तुम जवाब देना, फिर हमसे सवाल पूछना हम जवाब देंगे। अभी सुन लो। तो ये 1951 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पूरे मूवमेंट में जमींदारी प्रथा के खिलाफ, और बाद में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, और फिर से मैं कह रहा हूं, उन 3 कृषि कानूनों में फिर से एक नए तरह के जमींदार जो अंबानी अडानी के नाम पर वो आए। तो उन्होंने परती खेती की जुताई शुरू कर दी थी, और उस समय उन्होंने नारा दिया था कि वोट, फावड़ा और जेल का लोकतंत्र, वोट, फावड़ा और जेल का लोकतंत्र बनाए रखने में बड़ा योगदान है, कि वो फावड़ा जो है ना, वो इस देश को बचाने का, वो देश का वो चीजें करेंगे। अच्छा, कुछ आप लोग भी जवाब दीजिए। मौर्य जी पूछ रहे हैं, अच्छा मौर्य जी की भाषा ठीक हो गई, शुक्रिया मौर्य जी, आपकी भाषा अच्छी हो गई है। ऐसे ही अच्छी भाषा में बात करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी जात किसानी नहीं करती। मैं कम से कम 50 जातियां तो अभी गिनवा सकता हूं। अति पिछड़ी जातियों में और महादलित जातियों में, आदिवासियों की जातियों में, तमाम जातियां जिनके पास जमीन नहीं है, और यही मेरा सवाल है, और यही बहुजन नजरिए से पूरे किसान आंदोलन पर बात है। जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वो दूसरे के खेत में खेत मजदूर का काम करता है तो क्या उसे किसान कहा जाएगा? ये बहुजन नजरिए से इस पूरे किसान आंदोलन का विश्लेषण बहुत जरूरी है। मौर्य जी खोज के देखना कितने लोगों के पास जमीन है। तो ये मैंने अभी बातचीत के क्रम में 5 बहुजन नायकों को अपना रेफरेंस लिया है। बिरसा मुंडा को इसलिए लिया है कि वो जो जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था, इनको लेकर के 1882 में, और उस एक्ट का नाम फिर से मैं रिपीट करता हूं, वो एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और उसके जरिए लैंड ऑनरशिप यानी जमीन के मालिकाना हक की बात, और दूसरा जो लैंड पर खेती वाली जमीन हो या जो आदिवासियों की अपनी जमीन है उस पे जो राजस्व लगेगा, इन दोनों के ऊपर अंग्रेजों ने जो अपनी नीति आरोपित की थी, इसके खिलाफ बिरसा मुंडा का पूरा विद्रोह सामने आया था कि यह जमीन हमारी है, इसलिए हम इस पे कोई टैक्स नहीं देंगे, और इसकी ऑनरशिप हमारी है, न कि किसी जमींदार की, किसी साहूकार की या अंग्रेज की। तो हमें रेफरेंस उससे लेना होगा, और उसके बाद फिर चार बहुजन नायक, ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन चारों को ही अगर हम विस्तार में पढ़ें, मैंने बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारी बातें छूट गई हैं, इन चारों को जब मैंने अपने पूरे रेफरेंस में लिया तो कुछ पॉइंट्स बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। जब तक पूरा मामला असली सवाल तक नहीं जाएगा, और वो असली सवाल यही है। मौर्य जी भी देखिए उसी सवाल से सहमत हो गए। मौर्य जी कह रहे हैं हमारे यहां सबसे ज्यादा जमीन कुर्मी बिरादरियों के पास है, तो इसका मतलब कुछ बिरादरियों के पास बिल्कुल जमीन नहीं होगी। यही सवाल है। तो हम यही सवाल कर रहे हैं मौर्य जी, राज मौर्य जी, कि किसान आंदोलन को केवल लैंड ऑनरशिप के बड़े फलक पर नहीं देखा जा सकता। इस देश के बहुत बड़े तबके में बहुत बड़ा तबका बहुजनों का ऐसा है जिसके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, जमीन भूमिहीन है, या खेत मजदूर हैं जिनकी बात हम कर रहे थे। खेत मजदूर को इस तरीके से कहा जा रहा है कि वो केवल दूसरे के खेत में काम करते हैं, तो जमींदारी प्रथा खत्म होगी, तमाम चीजें खत्म होगी। तो आज अगर पूरे किसान आंदोलन को अगर हमें व्यवस्थित तौर पर देखने और समझने की बात की जाएगी, तो सबसे पहला सवाल लैंड के ओनरशिप का होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म का होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कुछ और चीजें इसमें जोड़ सकते हैं।
पवन जी एक सवाल कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में सीमांत किसानों की किसानी का अंत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, और सीमांत किसानों का ही नहीं पवन जी, जो ये नए तीनों प्रावधान आए हैं, ये तीनों प्रावधान जो डॉक्टर अंबेडकर या लोहिया या फूले पेरियार की जगह तक नहीं जाएगा, वह इस बात पर ले आ रहा है कि पूरी लैंड की ऑनरशिप ही किसान से चली जाए। तो लैंड की ऑनरशिप की बात इस तरह से किस तरह से ऐसे की जाएगी कि वह लैंड अब आपकी नहीं रही। कैसे? एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और इससे मैं इस पूरे प्रकरण को बात को करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और जब यहां के किसानों पर उन्होंने यह बात शुरू की कि हम यह करेंगे कि आपको बताएंगे कि आपको यह फसल उपजानी है, व्यावसायिक फसलें, नील की खेती और तमाम व्यावसायिक फसलें, फिर उसको वह किस रेट में खरीदेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी तय करती थी। और फिर अपनी कंपनी के उत्पाद में जो प्रोडक्ट बना है उसको इन्हीं लोगों को दुगने दाम पर बेचती थी। तो वही नई कारपोरेट फॉर्मिंग यानी नई कंपनी राज इन 3 कानूनों से आ रहा है। और इन 3 कानूनों के जरिए कारपोरेट फॉर्मिंग हो, चाहे वो जरूरी वस्तु अधिनियम वाले में संशोधन हो, चाहे वो एमएसपी छोड़ो मंडी तोड़ो वाला कानून हो, इन तीनों कानूनों के जरिए जो लैंड की ऑनरशिप है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो बड़े किसान भी खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। तो छोटे किसानों का सवाल फिर कहां जाएगा? तो क्यों ना एक एजेंडा सेट किया जाए, और वो एक एजेंडा ये हो कि इस पूरे देश में जितने भी कृषि योग्य जमीनें हैं उनका लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी के जरिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। नहीं संभव है, किसी में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जब अंबानी अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है तो यहां तक की बात तो जाएगी ही नहीं जनता के पास। तो इसीलिए किसान आंदोलन बटा हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो लैंड ओनरशिप जिसके पास है, जिसके पास जमीनें ज्यादा है, उनका आंदोलन मजबूत खड़ा हो रहा है। और जिस चीज का, जिन किसानों का, दलितों का, अति दलित, महादलितों का, हालांकि दलित शब्द में सारे आ जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, दलित के भीतर भी महादलित है, पिछड़े के भीतर भी अति पिछड़ा। मेरे हिसाब से सारे पिछड़े हैं, बस फर्क प्रतिशत का है, और उस प्रतिशत को भी एक अलग अलग दायरे में आप दे सकते हैं। तो इस पूरे बहुजन तबके के पास जमीनें नहीं है। दूसरा, जो 5 बहुजन नायकों ने कहा, राष्ट्र निर्माता बहुजन नायकों ने, कि उन जमीनों के न होने के साथ अशिक्षा और बेकारी, तो छोटी जोत का होना, रकबे का छोटा होना, अशिक्षा होना, और अशिक्षा के जरिए जो नई सूचना और तकनीक का विकास है, इन चीजों का इस्तेमाल न कर पाना, और उसके साथ साथ उन जगहों पर जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो ब्राह्मणवाद है, सोसाइटी का जो ब्राह्मणवाद है, वह ब्राह्मणवाद अपने इलाके में मंडी का मुखिया, मंडी का चेयरमैन, मंडी का आड़तिया, मंडी का मीडियाकर, सब कुछ किन जातियों के लोगों के पास होता है? यह ब्राह्मणवाद है। एक गांव में आढ़तियों से लेकर के मीडियाकर जो गांव से फसलें खरीद करके बड़े जामों में मंडी में बेचते हैं, वो किस जाति के लोग हैं? तो ये तो सीधा सीधा ब्राह्मणवाद है। न दिखे तो फिर आपके देखने के नजरिए को सलाम। मुझे लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि इस नजरिए से, इस पूरे एंगल से, इस पूरे किसान आंदोलन को देखने की जरूरत है। किसान आंदोलन में एक सवाल जो बहुत कमजोर रह जाता है, वह कमजोर सवाल महिलाओं के श्रम का है। और महिलाओं को चूंकि हम बहुजन खांचे में रखते हैं, हमारे बहुजन वैचारिकी का जो दायरा है, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, अल्पसंख्यक, उनके साथ महिला सबसे बड़ा है वो तबका जिसके श्रम का शोषण सबसे ज्यादा है। तो जिस तरह से जमीनें न होने के चलते पिछड़े, दलित, आदिवासियों के श्रम का शोषण, उन खेतीहीन मजदूर हो जाना, उनके पास अशिक्षा सबसे ज्यादा होना, उनके पास पूंजी का न होने की वजह से पूंजीवाद की गिरफ्त में सबसे जल्दी पहुंच जाना, उसी तरह से महिला भी इस पूरे शोषण का, बहुस्तरीय शोषण का शिकार होती है। तो किसान आंदोलन को मुझे लगता है कि इस फलक पर ले आने की जरूरत है, क्योंकि लैंड की ऑनरशिप, भूमि का जो भूमि की मालिकाना हक है, वह
महिलाओं के पास उसी तरह से नहीं है जैसे तमाम दलित, पिछड़ी, आदिवासी जातियों के पास शून्य है। उनके पास जमीनें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से महिलाओं के पास वो मालिकाना हक नहीं है और महिला श्रम का कोई मूल्य नहीं है किसानों की पूरी टर्मिनोलॉजी में, किसानी शब्द में। यह ठीक बात है कि इस समय जो आंदोलन चल रहा है ये बहुत संतुलित आंदोलन है। इस आंदोलन में बड़ी तादाद में, मैं तो जाके देख रहा हूं, लगातार हम उन जगहों पर जा रहे हैं, बुजुर्ग किसान, हमने बात भी की तो हमने ये देखा कि पंजाब और हरियाणा में तमाम कमजोर किसान तबके के भी लोग आए, ताकतवर ज्यादा हैं लेकिन कमजोर तबके के भी लोग आए। महिलाएं बड़ी तादाद में हैं, युवा बड़ी तादाद में है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जो जिसे काउ बेल्ट, सो कॉल्ड काउ बेल्ट कहते हैं, उसकी जो डेमोग्राफी है, उसका जो इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट है, वह इतना वीक हो चुका है कि उसमें इस पूरे किसान आंदोलन को हम नहीं फिट कर पा रहे हैं। इसलिए वहां कोई किसान आंदोलन नहीं है। तो क्यों नहीं इस किसान आंदोलन में इन सवालों को शामिल करके इसे एक पैन इंडिया किसान आंदोलन बनाया जाए। इसलिए मैं पूरी बात आपसे कर रहा था। इसमें शामिल की जाए डॉक्टर अंबेडकर की वह खेती के किसानी को राष्ट्रीयकृत उद्योग के तरह पे शामिल करने की बात। इसमें शामिल की जाए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चौखंबा राज्य की जो संकल्पना है, उसमें कृषि, मजदूर और किसान की बात। इसमें शामिल किया जाए ज्योतिबा फूले का वो किसान का कोड़ा, जिसमें अशिक्षा, ब्राह्मणवाद और तमाम चीजें एक साथ जोड़ करके छोटी जोत के किसानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर चुकी हैं। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग जैसे बर्बाद हो गए ना, पूंजीवाद के आने से हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, तो आपके हाथ को जो कौशल पता था वह कौशल छिन गया और नया कौशल सीखने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि एजुकेशन कोलैप्स कर दी गई थी। इसी तरह से जमीनें छीन ली गई। इन इलाकों में जमीनें कम हैं, बहुत थोड़ी हैं, कई जातियों में नहीं है और कौशल नहीं है, इसलिए वहां की किसानी चौपट हो चुकी है। तो अगर हम किसानी के आंदोलन में इन सवालों को शामिल कर लें तो मुझे लगता है कि हम एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा करने के मुहाने पर खड़े हैं। तो वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम उसको सैल्यूट करते हुए इन सवालों को, लैंड के ओनरशिप के सवाल को, सिंचाई, मजदूरी से लेकर के, अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में कि गन्ना, मौर्य जी कह रहे थे, मौर्य जी बहुत दिलचस्प आदमी है, वो कह रहे थे गन्ना किसान भुगतान नहीं हो रहा। तमाम बातें जो जिस पर आपको लेख पढ़ने को मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगी। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उपज का 1.5 गुना मुनाफा देना और तमाम चीजें, इस पर विस्तार में बातें हो रही है, इसलिए मैं उस पर बहुत नहीं बातें कर रहा हूं। लेकिन वहां तक के सवाल इन पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमाम चीजों में ये नहीं जा पाए, तो इसलिए वहां पर चीजें नहीं आई। कुटीर उद्योग कैसे बर्बाद हो गए? ब्राह्मणवाद से बर्बाद हो गए मौर्य जी। बस सीधा सा सवाल है, ब्राह्मणवाद पूंजीवाद का गठजोड़। इस देश में जितने भी तरह के श्रमजीवी, कामगार, वंचितों, शोषितों की बर्बादी हुई है 90 के बाद, खास तौर पर वो 2 वाद से हुई है, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद। और इन 2 चीजों ने उन सारी कामगार, श्रमजीवी, श्रमशील जातियों के हाथ से उनके पेशे को खत्म किया और उनके पास दूसरी स्किल नहीं सीखने का मौका दिया, और इसलिए सारा चीजें खत्म हो गई। और आज बहुजन इतना वंचना का शिकार हो गया है कि अब वो उसको ब्राह्मणवाद समझ में ही नहीं आता, खुद बहुजन होकर के भी। तो मुझे लगता है कि मैंने तमाम बातें साझा की। मुझे नहीं पता कि आपके काम की कितनी बातें होंगी, लेकिन मैंने कोशिश की। एक मुश्किल विषय था मेरे लिए, इस पर बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बिरसा, पेरियार, फूले, अंबेडकर और लोहिया, इनके जरिए हम कुछ अगर इन सवालों पर विचार करें तो मुझे लगता है हम वाकई एक अहम सवाल पर, बहुजन नजरिए से किसान आंदोलन के सवाल पर बात करेंगे और इसे चंद अमीर, ताकतवर, जमीन वाले किसानों के आंदोलन से आगे बढ़ा करके इसके हर एक किसान आंदोलन की बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया, आप मेरी बातें पूरी हो गई हैं।
अगर कोई आपका आगे भी सवाल आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा और मौर्य जी की फोन का इंतजार रहेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय मंच का, बहुत आभार कि वो एक बहुत अच्छे सीरीज चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार बहुजन सवाल को मुख्य बहसों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी बात यही कि बिना सामाजिक न्याय के सवाल पर, बिना बहुजन नजरिए से, बिना दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा, अल्पसंख्यक और महिला, इसके खांचे में हर एक सवाल को तोड़कर देखने की बजाय अगर कोई बात की जाएगी तो वो बातें अधूरी होंगी, उनका एक सिरा हमेशा खाली होगा और वह न्यायपूर्ण नहीं होगी। इसके लिए सामाजिक न्याय मंच, उनके आयोजकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी मसले पर बात करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।